स्वागत है आप सभी का प्रोस्पेक्ट आईएएस में। आज हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत से। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। आप लोग फिजिकल क्लासरूम में तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्चुअल मोड के थ्रू ही जितनी बातचीत हो सकती है कोशिश की जाएगी। अच्छा, तो पहले हम बातचीत करेंगे या डिस्कस करेंगे या समझेंगे कि प्राचीन भारत का जो हिस्सा है इतिहास का, आपने अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर भी देख सकते हैं, जहां पर हमने जो ये पिटारा था कि किस तरह से यूपीएससी, किस तरह से संघ लोक सेवा आयोग, किस प्रकार से इतिहास का जो सिलेबस है उसको किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, उसको हमने खुल पर उस पर बातचीत की थी। और हमने सारे टॉपिक्स को एक एक करके लिखा था, जितने भी ब्रॉडर टॉपिक्स थे उनको एक एक करके लिखा था, और उस पर हमने डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या है, दोनों प्रारंभिक परीक्षा का भी और मुख्य या प्रधान परीक्षा का भी। तो यहाँ पर हमारा जो किस प्रकार का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, संरचना हमारे आज की बातचीत की क्या रहेगी, वो मैं आपको पहले बता दूं। पहले हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों को ध्यान में रखकर आप इस खंड की आप तैयारी कर सकते हैं, या आपको तैयारी किस प्रकार से प्राचीन भारत की करनी है लोक संघ सेवा आयोग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राचीन भारत के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। एक बहुत ही ब्रॉड, एक विस्तृत आधार पर एक हम टाइमलाइन देखेंगे, और क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, या कम जरूरी है, किसका महत्व अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ज्यादा है और किसका महत्व कम है। इस पर ध्यान रखकर हम पहले प्राचीन भारत का जो सिलेबस है उसको एक विस्तृत, उसकी जो रूपरेखा है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अपने कुछ सजेशंस दूंगी कि आप किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा हमारी बातचीत का आज रहेगा, हम आज समझेंगे पाषाण काल को, जहां से प्राचीन काल की शुरुआत होती है या प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। हम प्राचीन भारत के अंदर जो पाषाण काल है उसको हम एक विस्तृत रूपरेखा के अंदर देखेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से विभाजन किया गया है। आप जानते ही हैं, पूरा पाषाण काल है, फिर मध्य पाषाण काल है, फिर नव पाषाण काल है। और पाषाण काल को समझने के बाद हम अग्रसर हो जाएंगे हड़प्पा सभ्यता की तरफ या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। और सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ हिस्सा, एक आधा हिस्सा जो है वो हम आज की बातचीत में इतना हम कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने पहले हिस्से से शुरुआत करती हूं। प्राचीन भारत का जो समय है, ये एक इंपॉर्टेंट काल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है इतिहास का, दोनों दृष्टि से, भारतीय इतिहास को समझने की दृष्टि से और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण है। पहले तो जो आधारभूत आपकी समझ बनेगी, मूलभूत जो समझ भारतीय इतिहास को लेकर बनेगी वो यहीं से बनेगी, क्योंकि यही वो दौर था, यही वो काल है जहां से भारतीय जो राजवंश है या जो राज व्यवस्था है वो उभरती है। और हम देखते हैं कि एक कॉन्टिन्यूटी, एक निरंतरता हमें मध्यकालीन समय तक इसमें दिखाई देती है, और उसके बाद आधुनिक काल के अंदर जो बदलाव है उसको इस तुलनात्मक एक अध्ययन करके हम समझ सकते हैं। तो पहला जो है ये मूलभूत जो समझ है, मूलभूत या आधारभूत समझ के लिए ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो मुख्य है कि इसका कला और संस्कृति से, कला एवं संस्कृति से इसका सीधा संबंध है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे वंशों के बारे में बात करेंगे, उन कालों के बारे में बात करेंगे जहां पर बहुत ही विस्तृत तौर पर कला और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, या फिर इनके अंदर
बहुत ऐसे बदलाव हुए जिनको पढ़ा जाना चाहिए और जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके कारण हमें प्राचीन भारत को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक धारणा बनी हुई है जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, भले वो स्टूडेंट्स हों, लेकिन टीचर्स के अंदर ये जो पूरी कम्युनिटी है, स्टूडेंट टीचर्स की जो कम्युनिटी है, उसके अंदर एक तरह की धारणा जो है वो बनी हुई है कि प्राचीन भारत का इतिहास उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि क्या हमें इस धारणा पर रहकर तैयारी करनी चाहिए या हमारा दृष्टिकोण जो है परीक्षा को लेकर क्या होना चाहिए। इस पर बातचीत करने का उद्देश्य जो है वो बहुत ही साफ है। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा के अंदर सफल हो, इस परीक्षा में आप सफल हो। जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी इस परीक्षा का में चयनित होने के लिए जो प्रयास करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उसके लिए आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय अपना लेकर आते हैं, जब आप बहुत ही गहन रूप से पढ़ाई करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं और बहुत सारी चीज़ें कई बार आप छोड़कर आते हैं। आपकी फैमिली लाइफ आप छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलना जुलना छोड़ देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, आपने रोकी हुई हैं इस परीक्षा के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपना दृष्टिकोण जो है वो इस प्रकार से बेहतर बनाएं कि आप जल्दी से जल्दी इस परीक्षा को क्लियर करें। ये हमारे लिए भी एक बहुत महत्व की बात है और ये आपके लिए भी मैं जानती हूं कि ये बहुत ज़रूरी है और चाहेंगे आप कि जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएं। जल्दी से जल्दी का मतलब है कम से कम 1 से 3 अटेम्प्ट्स के अंदर हम चाहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में आप क्लियर करें, लेकिन जो भी तैयारी करते हैं वो 1 से 3 साल का समय अपने आप को देकर चलते हैं, 1 से 2 साल या 1 से 3 साल का समय। तो उस समय में आप सफल हो, हम ये इच्छा रखते हैं या ये हमारा उद्देश्य है। तो उसके लिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि किस प्रकार से किस किस खंड की तैयारी करनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी जो हमारी चर्चा का पहले हिस्से का जो रहेगा कि हम जो धारणाएं हैं उन पर बातचीत करें और हम देखें कि किस प्रकार से हमें अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए अगर हम इस कालखंड को समझना चाहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। ओके, सो पहले मैं स्टार्ट करती हूं कि इसके अंदर कौन से टॉपिक्स जो हैं हम इसमें इंक्लूड करते हैं। प्राचीन भारत का अर्थ है क्या? पहला टॉपिक पाषाण काल। अगर आप पूरा पाषाण काल लेंगे तो आप देखेंगे 5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भी 3 विभाजन हैं। पाषाण काल के 3 विभाजन है, एक तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और ऊपर से जो पूरा पाषाण काल है उनको भी 3 खंडों के अंदर विभाजित किया गया है। इस पर हम आगे इस पर अधिक चर्चा करेंगे। तो पहला काल ये है जब पाषाण काल समाप्त होता है लगभग 2500 बीसी के अंदर, ईसा पूर्व के अंदर 2500 बीसी, या फिर आप इसे कह सकते हैं ईसा पूर्व के अंदर। तो ये जो समय है ये एक दूसरे काल से जुड़ता है। लगभग ये समय शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसका समय काल आप देखेंगे 2500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व रहता है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तीसरा जो काल शुरू होता है वो है यहां पर आप देखेंगे जिसको ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, या फिर जो ताम्र युगीन, नॉट ताम्र पाषाण लेकिन ताम्र युगीन
सभ्यताएं जो हैं, सभ्यताएं ताम्रयुगीन सभ्यताएं जो हैं वो 1800 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक रहती हैं। इन ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से या बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहता है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल भी होता है और उत्तर वैदिक काल भी होता है। मैंने इसको एक ही उसमें स्लॉट के अंदर, एक ही स्लैब में फिलहाल के लिए लिख दिया है। उसके बाद वैदिक काल के बाद आप देखेंगे कि यहां पे 6ठी शताब्दी की शुरुआत हो जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत हो जाती है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। पहली नगरीय क्रांति जो है हम देखते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान होती है, और दूसरी नगरीय क्रांति हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलती है। इसी के साथ साथ ये जो समय काल है ये इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अब जब नगरों की व्यवस्था हो गई है तो इसके बाद एक जो नई संरचना हमें समाज में या राजनीतिक स्तर पर उभरती दिखाई देती है वो है महाजनपद। जनपद और महाजनपद आ जाते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इसके बाद आप 8वां देखें तो मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, उसके बाद या फिर आप इनको एक ही साथ रख लीजिए, मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, गुप्त, ये 9वां हो गया, गुप्त एवं यहां पे आपको दिखाई नहीं देगा आई थिंक, गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद है क्षेत्रीय शक्तियों का आगमन। ये 10 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको समझने हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये 10 टॉपिक्स जो हैं उनको हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अब इसमें से क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है, जबकि मैंने पहले भी इस बात पर चर्चा की है। अगर आपने ओरिएंटेशन देखा नहीं है तो आप देख सकते हैं, उस पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि पहली चीज कि हम ट्रेंड का सहारा जरूर लेते हैं। जो ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है कि पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते रहे हैं और आगे वाली परीक्षाओं में किस प्रकार की संभावना जो है वो हमें मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेंड एनालिसिस को हम महत्व दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह ध्यान में जरूर रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग इस प्रकार का कोई भी निर्देशन हमको नहीं देती है कि कौन सा हिस्सा जो है वो ऐतिहासिक भारतीय इतिहास में से महत्वपूर्ण है या किस में से पूछा जा सकता है या किस में से पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमें तैयारी जो है वो सिलेबस को ध्यान में रख के करनी है। ट्रेंड एनालिसिस जो है वो लोक संघ सेवा आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो इसके अंदर अगर हम सिलेबस के आधार पर देखें, अगर हम ट्रेंड का यहां पर सहारा लेते हैं तो हम देखते हैं कि पाषाण काल जो है वो हमारी समझ की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत ही कम, सिलेबस के बदलने के बाद बहुत ही कम सवाल इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं, इस कालखंड से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए,
लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये कम महत्वपूर्ण है। लेकिन समझ जब यहाँ से बनेगी तो उसी समझ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, और उसके बाद हमें सिंधु घाटी और उसके बाद के जो बदलाव थे वो बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ऐसा भी हुआ है, अगर आप ट्रेंड्स में देखेंगे तो ऐसा भी हुआ है कि बीच बीच में 1-2 साल इस प्रकार से निकल गए पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब सिंधु घाटी से सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़कर दूसरे प्रश्नों के अंदर सवाल पूछे ही जाते हैं। और क्योंकि हम ये एक एकीकृत जो दृष्टिकोण है उसको लेकर चलते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चलते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि हम इस प्रकार से अपने सिलेबस की तैयारी करें कि हमारी जो प्रधान परीक्षा है, हमारी जो मुख्य परीक्षा है, उसकी भी तैयारी हम इसके साथ साथ कर लें। तो सिंधु घाटी सभ्यता उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है वो ये है कि कला और संस्कृति की दृष्टि से भी सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल पूछे गए हैं, या फिर दूसरी जो संस्कृतियां थी उनसे जोड़कर सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल हमेशा आते रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है इसको बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना है। जब मैं इसे कहती हूँ कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 10 किताबें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता पर जान लेनी है। आपको जो संशोधन की गई किताबें हैं, संशोधन मतलब जो रिसर्च बेस्ड जो किताबें हैं वो नहीं पढ़नी है, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आपको इसकी एक विस्तृत एक गहरी समझ बनानी है कि किस प्रकार की सभ्यता जो थी उसका विकास हुआ, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसकी अपनी पहचान किस प्रकार की थी, क्या क्या बदलाव हुए, निरंतरता क्या थी, अलग अलग जो क्षेत्र थे, अलग अलग जो सेंटर या केंद्र पाए गए सभ्यता के, वहां किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार से इस व्यवस्था का और इस सभ्यता का विघटन होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सभ्यता को समझना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डीप में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत किताबें पढ़नी है, लेकिन आप जो भी पढ़ें उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तीसरा जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है ताम्रयुगीन सभ्यता। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व का जो काल है वो हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है। 1800 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि लगभग हमें कोई भी इस प्रकार के प्रमाण नहीं मिलते जो कि हड़प्पा सभ्यता को दर्शाते हों। तो इसलिए ये जो काल था तब हड़प्पा सभ्यता का विघटन पूरी तरह हो चुका था। लेकिन जब हम सभ्यता की बात करते हैं या किसी भी सभ्यता के विघटन की बात करते हैं तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जब किसी सभ्यता का विघटन होता है इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सभ्यता गायब हो गई और वहां के जो लोग थे वो अब गायब हो गए, अब वहां कोई नहीं रहता है, वहां कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब सभ्यता के विघटन की बात हो रही है और स्पेशली हम हड़प्पा की जब बात करेंगे, सिंधु घाटी की जब बात करेंगे तो हम इस पर विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे कि जब सभ्यता का विघटन होता है तो उसका जो नगरीय एक बदलाव था या जो नगरीय उसकी जो व्यवस्था थी उसका विघटन होना शुरू हो जाता है। लोग जो हैं वो एक क्षेत्र से दूसरी जगह चले जाते हैं और जो नगर थे वो खाली हो जाते हैं, नगर जो हैं वो गांव में तब्दील हो जाते हैं। तो इस प्रकार का विघटन हमको दिखता है। या कुछ गांव जो है यदि वहां पर कोई आपदा या इस प्रकार की कोई समस्या आई होगी तो वो गांव खाली हो गए और लोग कहीं और चले गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब लोगों ने एक स्थान से दूसरी जगह जाना बेहतर समझा तो हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में भारत के उत्तरी हिस्से से लेकर उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है आप देखेंगे कि ये जो सिंधु का जो पूरा रास्ता है, घग्गर हाकरा से लेकर पंजाब वाले हिस्से से लेकर गुजरात राजस्थान का ये जो पूरा हिस्सा है और सिंध का हिस्सा, राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर का जो पूरा हिस्सा है, वहां पर हम देखते हैं कि छोटी छोटी सभ्यताएं जो हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं नहीं लेकिन संस्कृतियां इसे कहेंगे, सभ्यता सही शब्द नहीं होगा, जो ताम्रयुगीन संस्कृतियां हैं वो
वो पनपने लगती हैं और उनका विकास होने लगता है। तो उन संस्कृतियों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि वो संस्कृतियां हमें आगे आने वाले समय से जोड़ देती हैं। क्योंकि जब लोगों ने प्रवास करना शुरू किया, माइग्रेट करना शुरू किया, एक स्थान से बदलकर दूसरे स्थान में अपना निवास स्थान खोजने के लिए निकल पड़े, जिस भी कारण से, तो हम देखते हैं कि वहां से बहुत सारे लोग गंगा घाटी की तरफ गए, कुछ लोग जो है वो सिंधु घाटी के दूसरे क्षेत्रों की तरफ वहां जाना उन्होंने शुरू कर दिया। 1500 ईसा पूर्व का जो समय है, ये समय है आर्यों के आगमन का समय। जो हमें सबसे पुराने स्रोत मिलते हैं इतिहास लेखन के वैदिक काल के संबंध में, उससे हमें पता चलता है कि इस समय में 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने गंगा घाटी के आसपास आना शुरू कर दिया था, और वो इस विस्तार में उनका इस प्रदेश में उनका विस्तार देखा जाने लगा था। तो वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यताएं भी कला और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। वैदिक काल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ काल इस प्रकार के हैं जो कि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास की जो रेखा है, उसके अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो आर्यों के आगमन के बाद जिस प्रकार का भारत बनता है, जिस प्रकार के भारत की एक संरचना बनती है, वो उसकी शुरुआत वैदिक काल से होती है। तो ये काल दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वैदिक काल से सवाल पूछे जाते रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वैदिक काल को ताम्रयुगीन सभ्यता के साथ मिलाकर, और स्पेशली आप देखेंगे कि वैदिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ मिलाकर, उनके जो सांस्कृतिक लक्षण हैं उनके साथ मिलाकर पिछले गत वर्षों के अंदर हम देखते हैं कि कुछ सवाल पूछे गए हैं। तो ये उस आधार पर महत्वपूर्ण है। 6ठी शताब्दी अगर आप भारतीय कालक्रम के अंदर देखें, भारतीय इतिहास के कालक्रम में देखें, तो इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम परीक्षा के दृष्टिकोण की बात करते हैं तो ये समय अभी तक डायरेक्टली पूरा प्रत्यक्ष रूप से कभी पूछा नहीं गया है। 6ठी शताब्दी से सवाल नहीं आते हैं, महाजनपदों से भी सवाल नहीं आते हैं। ये जो 2 टॉपिक्स हैं, यहां से सवाल नहीं आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, 2 चीजें हैं कि पहली बात तो है कि हम अगर एक कालखंड को या फिर एक ऐसा दौर जो कि एक लंबे समय तक चला, अगर हम उसको अपने इतिहास के कालक्रम से हटा देंगे तो हमारी समझ जो है वो नहीं बन पाएगी। हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म में आने वाले बदलावों को यदि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जो दूसरी नगरीय क्रांति होती है या नगरीय बदलाव जो होते हैं उनको ना समझे, महाजनपद और 16 जनपदों को अगर हम हटा दें तो हम इस कालखंड को भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमारी पहली बात तो समझ की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि लोक संघ सेवा आयोग हमें किसी भी प्रकार का निर्देशन नहीं देती है। उन्होंने हमें किसी भी प्रकार का निर्देशन नहीं दिया है कि इन दोनों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो संभावना हमेशा बनी रहती है कि क्या पता इनसे सवाल बने रहें। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि क्योंकि आप एक बहुत ही अहम समय अपनी जिंदगी का इस परीक्षा की तैयारी के लिए लगाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस पर ज्यादा निर्भर रहें। तो इस समय को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास की कालक्रम में एक अहम स्थान रखता है। लेकिन अगर इसको परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में आप जानते हैं कि इस हिस्से से लगातार 2 से 3 और कई बार 4 सवाल तक भी पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक है ये दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक तो कला और साहित्य, कला और संस्कृति की दृष्टि से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, और साथ साथ प्राचीन भारतीय इतिहास से भी प्राचीन भारतीय इतिहास का भी ये एक अहम हिस्सा है। तो यहाँ से सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं बीता है जब इस हिस्से से सवाल ना पूछे हों।
सिलेबस के बदलने के बाद। उसके बाद अगले हिस्से में हम आ जाते हैं मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल और गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। तो ये जो दोनों काल हैं, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, बीच बीच में आते रहे हैं। और इसलिए इसको भी पढ़ना हमें ज़रूरी है। और हमें तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि हमें एक पूरे सिलेबस की समझ बनानी है, तो ये उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और अंत में आ जाती है क्षेत्रीय शक्तियों का आगमन। जैसे कि समझ के लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, उसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। गुप्त काल जो था, गुप्त काल कला और संस्कृति के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यही एक ऐसा समय था जिसको सुनहरा काल अंग्रेजों ने भी कहा था। भले इस समय में आप देखेंगे जो सामाजिक दृष्टि थी या सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है, निम्न वर्ग की स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति होती है। तो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट समय रहे। गुप्त काल के समय आप देखेंगे, या मुख्य रूप से गुप्त काल के बाद का जो समय था गुप्तोत्तर काल, उस समय सामंतवादी व्यवस्था का उदय हो जाता है और पूरे क्षेत्रों में पूरा जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे सामंतों के बीच में बटा रहता है। और वो जो सामंत थे, जैसे जैसे गुप्त काल कमजोर या गुप्त साम्राज्य कमजोर होता चला गया, उन्होंने अपनी स्वायत्तता घोषित करनी शुरू कर दी। तो क्षेत्रीय शक्तियां जो हैं उसके बाद वहां से उभर कर आती हैं और ये अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो महत्वपूर्ण इन तीनों टॉपिक्स के अंदर हो जाता है वो है राजनीतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास से तो तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि आप मौर्य काल में जानते ही हैं कि बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव होते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता है, जो स्तंभों की स्थापना की जाती है, अभिलेख बहुत सारे पाए जाते हैं। गुप्त काल में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव होते हैं। और 10वां जो क्षेत्रीय शक्तियों का आगमन होता है। इनके अलावा हम देखते हैं कि इस समय में राजनीतिक जो इतिहास है वो भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम आगे जो धारणाओं की बात करनी थी, मैं यहीं से बात शुरू करती हूँ कि पहली धारणा अगर प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर देखी जाए तो वो ये बन जाती है कि भाई राजनीतिक इतिहास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कला और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से ही इस खंड को तैयार करना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल मानती हूं कि कला और संस्कृति का जो दृष्टिकोण है या जो उसका परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल बहुत जरूरी है और उसको औसत से अधिक महत्व देकर तैयार किया जाना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप बाकी के जो क्षेत्र हैं, सामाजिक दृष्टि जो है, राजनीतिक उसका आयाम जो है, उसको आप पूरी तरह भूल जाएं, या उसकी जो आर्थिक जो परिस्थितियां थी उसको आप पूरी तरह भूल जाएं, या फिर आप उसको बिल्कुल ही दरकिनार कर दें। तो ये जो है ये सही तरीका नहीं होगा। पिछले ही वर्ष आप देखेंगे कि पाल और प्रतिहार जो राजवंश थे, वहां से एक सवाल उठाकर पूछ लिया गया और वैसे सवाल पिछले 3-4 दशक में कभी भी नहीं पूछे जाते थे। तो वो राजनीतिक जो इतिहास था उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, उससे पूरा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ सवाल जो था वो पूछ लिया गया। तो पहला खंडन तो हमें ये करना है कि हमें जितने भी आयाम हैं उनको ध्यान में रखना है। तो ये हम धारणाओं पर आगे बात करते हैं। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, जिन पर आपको अपनी समझ जो है वो बेहतर बनानी है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। कुछ थोड़े कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य रहना चाहिए वो है पाठ्यक्रम के आधार पर हम अपनी तैयारी करें, धारणाओं में ना फंसें, और किस प्रकार से एक टॉपिक को पढ़ें इस पर भी हम जरा बातचीत कर लेते हैं।
जब भी आप इतिहास के किसी भी पहलू को पढ़ें, किसी भी कालक्रम को, कालखंड को, किसी भी विषय को पढ़ें इतिहास के साथ साथ, तो उसके कुछ कुछ तरीके होते हैं, उसके कुछ आयाम होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो ये कोई भी यहाँ पर आप मान लीजिए, यहाँ वैदिक काल है, इसको आप सामाजिक दृष्टि से पढ़ेंगे, इसको आप आर्थिक दृष्टि से पढ़ेंगे, इसका आप राजनीतिक दृष्टिकोण समझेंगे, इसका आप सांस्कृतिक, कला एवं सांस्कृतिक जो आयाम है वो भी देखेंगे, इन सभी को देखेंगे। बस इसमें फर्क आपको बदलते हुए दौर के हिसाब से इसमें फर्क आपको ये करना है कि आपको इसको थोड़ा सा अधिक महत्व देना है, बस उससे ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कला और संस्कृति को ही पढ़ रहे हैं, समाज को आप भूल गए, राजनीति, अर्थव्यवस्था, इन सबको भूल गए, ऐसा नहीं। बस इन सब के साथ कला एवं संस्कृति पर अधिक ध्यान देना है। तो इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो आप समझिए कि एक कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी एक बेहतर समझ स्थापित होगी। ठीक है, तो मैं आपको जो क्रक्स है, जो निचोड़ है आज की, आज पहले हमारे हिस्से, बातचीत के हिस्से का, वो मैं आपको बता देती हूं कि पहली बात, पाठ्यक्रम को समझें। पहली बात है कि पाठ्यक्रम को समझें। दूसरा है धारणाओं पर निर्भर ना रहें। तीसरा है सभी हिस्सों को पूरी तरह पढ़ें। ठीक है, और जो आपका ट्रेंड होता है, ट्रेंड से अपनी समझ बनाएं, लेकिन निर्भर नहीं रहना है, उस पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, तो ये क्रक्स है। और जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं, जितने भी हिस्से हैं, प्राचीन भारत के लगभग 10 टॉपिक्स जो हैं वो इस समय को कवर करते हैं। उसकी आपको समझ जो है वो बेहतर बनानी है, उसके आधार पर आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अगले अपने हिस्से पर, बातचीत के अगले हिस्से पर, जिसके अंदर आप आज समझेंगे पाषाण काल को। क्या आप लोग जानते हैं कि पाषाण काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? जिन्होंने थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया है, और अगर आपका सवाल है कि भाई कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए आपको हमारी जो ओरिएंटेशन की क्लासेस है उसको देखना बेहतर रहेगा। उस पर हमने एक क्लियर लिस्ट जो है वो आपको दे दी है। ओके, तो हम यहां पर शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाषाण एक केंद्र के अंदर रहते हैं, जिसके आसपास, जिसके आधार पर व्यवस्थाएं
या जो मानवीय बदलाव थे या विकास जो था वो होता है। जो पाषाण काल में बनाए जाने वाले औजार थे, पाषाण से बने औजार जो थे, वो मानव विकास का एक अहम हिस्सा होते हैं। मानव विकास जो था वो पाषाणों से बने हुए हथियारों और औजारों पर निर्भर था। तो क्योंकि इस वक्त में, इस समय में पाषाण की भूमिका बहुत अहम रहती है, इसलिए इस पूरे कालक्रम को हम पाषाण काल कहते हैं। इसके साथ साथ इसको पाषाण एवं आखेटक संग्राहक युग भी कहा जाता है। आखेटक, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, और संग्राहक का अर्थ होता है जब अनाज या जो भी भोजन था या जो भी संसाधन थे उनका संग्रहण भी शुरू हो जाता है। तो पाषाण काल से आप समझ गए कि पाषाण किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। पाषाण का जो महत्व है शुरुआती मानव या फिर आदि मानव के विकास के लिए, उसके आधार पर इस काल को, इस युग को पाषाण काल का नाम दिया गया है। अच्छा, अगर हम इसको एक विस्तृत तरीके से देखेंगे तो पाषाण काल को 3 हिस्सों के अंदर विभाजित किया जाता है। ये है पूरा पाषाण काल, यहां पर है मध्य पाषाण काल, और ये है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अन्य हिस्सों में बांटा जाता है। तो पहले है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर उत्तर पाषाण काल। यदि आप इस कालक्रम को इस हिस्से से देखेंगे तो पहला है 5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। मध्य को आप देखेंगे तो 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। और उत्तर पाषाण काल को अगर आप देखेंगे 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। तो ये एक विस्तृत कालखंड है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण जो काल था वो 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, क्योंकि यहां से आप देखेंगे फिर यहां से हड़प्पा की शुरुआत जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो ये एक कालखंड है। इस प्रकार से हम पाषाण काल को समझते हैं। तो पहले तो आपको इन कालखंडों को एक इसका जो एक ब्रॉडर कालक्रम है, एक इसका जो विस्तृत तौर पर जो इसका कालक्रम है उसको समझ लेना है, उसको ध्यान में रखना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 से 2 बार 3 बार अगर रीड करते हैं या लेक्चर्स को देखते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो महत्वपूर्ण है हमारी समझ को बनाने के लिए, वो ये है कि इस समय में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि किस प्रकार के बदलाव हो रहे थे, उनको समझना बहुत जरूरी है। तो इस समय क्या बदलाव थे, वो बदलाव इस कालक्रम से किस प्रकार से भिन्न थे,
और नवपाषाण काल किस प्रकार से अलग था, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाषाण जो थे वो एक अहम भूमिका अदा करते थे, पाषाण से बने हुए औजार एक अहम भूमिका अदा करते थे। इसलिए हमें ये सबसे पहले जो हम बातचीत करेंगे वो पाषाण काल में, इस पूरे दौर में, इस पूरे युग में बनाए जाने वाले हथियारों पर या फिर औजारों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल, अब लोग कहते हैं कि जो समाज शास्त्र है या जो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, इन सब में समझना बड़ा मुश्किल है, या फिर एक तर्क के आधार पर एक समझ का विकास करना मुश्किल है, क्योंकि ये निरंतर बदलता रहता है। लेकिन ये बदलाव जो है, क्योंकि ये मानव इतिहास से ही जुड़े हुए हैं, ये हमारे और आपके इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो इसको समझा भी जा सकता है। जैसे कि मैं आपको कहूं कि जो पूरा पाषाण काल का समय था, क्योंकि उस समय जिस प्रकार का शारीरिक संरचना, जिस प्रकार की शारीरिक संरचना आदि मानव की थी, या जिस प्रकार का विकास, बहुत ही निम्न दर्जे का विकास जो था वो उस समय मानवीय संरचना का हुआ था। तो उस वक्त आप देखेंगे कि उनका जो सर था उसका वो छोटे आकार का था, और जो हाथ थे उसकी ग्रिप बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी पकड़ जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो औजार जिस प्रकार के बनाए जाते थे, पहले तो वो अनियमित आकार के होते थे। अनियमित आकार का मतलब है कि वो कुछ छोटे बड़े, कोई गोल आकार में, कोई त्रिकोण आकार में, इस प्रकार के होते थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक आकार के ही औजार बनाए जाते हों। दूसरा हम देखते हैं कि अधिकतर जो औजार बनाए गए वो गोलाई के अंदर बनाए जाते थे, जैसे कि गिट्टी नुमा होते थे, गोल होते थे, या नाशपाती की तरह होते थे, इस प्रकार से होते थे, इस प्रकार से होते थे, जिसको हाथ में पकड़ना आसान होता था। इनका आकार जो होता था बड़ा होता था, बहुत छोटे छोटे नहीं बनाए जाते थे। आप देखेंगे कि जब हाथ की ग्रिप मजबूत नहीं होती, छोटे बच्चों को भी अगर आप देखेंगे, जब उनके हाथ की ग्रिप बहुत मजबूत नहीं होती तो बहुत छोटी चीज को वो आसानी से नहीं पकड़ पाते, बड़ी चीज जो है वो आसानी से पकड़ी जाती है। और इनकी जो धारें थी वो कई बार दोनों ओर होती थी। धारें कई बार दोनों ओर होती थी। ठीक है, तो ये मुख्य ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये लक्षण है इस काल के औजार के। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि आप देखिए ये औजार बनाने की प्रक्रिया क्या थी, जिनको फ्लेक टूल्स कहा जाता था। थोड़ा सा यहां पर मुझे अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ेगा। जो भी औजार बनाए जाते थे उनको किस प्रकार आरंभिक समय में बनाया जाता था। मान लीजिए कि ये कोई भी एक पाषाण है, इसको काट दिया गया यहां से, तो ये जो है ये केंद्र का हिस्सा जो है इसको अंग्रेजी में कोर कहा जाता है। ठीक है, ये केंद्र का जो हिस्सा है इसको कोर कहा जाता है। और ये जो एक पतली सी यहां से खुरच कर या फिर तोड़कर एक जो पतला सा पत्थर काट दिया जाता था, इसको जो पुरातात्विद हैं उन लोगों ने इसे फ्लेक कहा। फ्लेक, ये छोटा सा जो आकार का पत्थर यहां से ये निकलेगा, इसको फ्लेक कहा। तो क्या हो गया, जब इस पत्थर को तोड़ दिया गया तो ये यहां से धारदार हो गया और नुकीला हो गया, जिसके आधार पर इसको शिकार करने के लिए, मांस को काटने के लिए इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता था।
ठीक है, तो इस प्रक्रिया को फ्लेकिंग कहा जाता था, जिसके आधार पर या जिसके तहत या जिसका प्रयोग करके पाषाणों को इस काल में बनाया जाता था। ठीक है, तो ये अनियमित आकार के होते थे, किसी एक आकार के नहीं होते थे, अधिकतर गोलाई में होते थे, आकार बड़ा होता था और धारें दोनों ओर होती थी, क्योंकि इसको काट दिया गया, मान लीजिए फिर इसको यहां से भी काट दिया गया, ठीक है, तो दोनों जो हिस्से थे वो धारदार हो जाते थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहां पर कुछ औजार जो थे वो नुकीले भी होते थे, इस प्रकार से गोलाई में होंगे लेकिन नुकीले होंगे, जो कि मांस काटने वगैरह के लिए भी किए जाते थे। और पूरा पाषाण काल के अंदर जो, जैसे आप मान लीजिए जो पूरा पाषाण है उसके अंदर आपको अधिकतर गोलाई में दिखेंगे, फिर मध्य पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल के अंदर आपको नुकीले मिलेंगे, नुकीले और छेद करने वाले, जिसकी नोकें होती थी, जिसको खुरचा जा सकता था, इस प्रकार के औजार जो थे वो होते थे, या फिर नोकदार जिनको कहा जा सकता है, इस प्रकार के औजार थे। और उसके बाद उत्तर पुरा पाषाण में उत्तर पुरा पाषाण काल में कई बार आप देखेंगे कि चंद्रकला या चंद्रमा के तरीके के भी औजार जो थे वो बनाए जाने लगे, जिनको खुरचने में जिनका प्रयोग किया जाता था और जिनको मांस को काटने में भी जिनका प्रयोग किया जाता था। तो लेकिन लगभग अगर आप इनके लक्षण देखेंगे या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे तो ये जो 4 बिंदु हैं, इनके आधार पर हम इस पूरा पाषाण काल को हम समझ सकते हैं। ठीक है, और ये चारों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे कालक्रम की तरफ, कालखंड की तरफ। वो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर अगर आप औजारों के आधार पर देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो थे वो इस समय हो चुके थे, या इस समय हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं। मध्य पाषाण काल। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज होने लगती है, जो पूरा पाषाण काल है वो काल था आखेट का काल। शिकार किया, उसको खाया। उत्तर पूरा पाषाण काल तक हम देखते हैं कि संग्रहण भी किसी स्तर पर होना शुरू हो जाता है। तो मुख्य रूप से आखेट और संग्राहक काल जो था वो था, लेकिन इस समय मध्य पाषाण काल पर हम देखते हैं कि पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। इस समय पशुपालन की शुरुआत हो जाती है और ये आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव जो पाषाण युगीन जो व्यवस्था थी, या जो पाषाण युगीन बदलाव जो हो रहे थे, जो मानवीय या मानव के शरीर में जो विकास हो रहे थे या उसके समाज में जो विकास हो रहे थे, उसके लिए एक अहम बिंदु है कि पशुपालन की शुरुआत जो है वो मध्य पाषाण काल के अंदर हो जाती है। भले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर पशुपालन होना तो शुरू हो गया था, लेकिन इस समय पशु का दोहन जो था वो नहीं होता था। पशुओं का दोहन खेती के लिए, कृषि के लिए, इन सब पर अभी होना शुरू नहीं हुआ था। ये आगे के काल जो थे उन्हीं के अंदर हमें ये काल दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह के औजार बनना शुरू होते हैं जिनको माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण भी कहा जाता है। लघु का मतलब क्या हुआ? छोटे, छोटे आकार के। छोटे आकार के औजार जो थे वो बनाए जाने लगे। 10,000 ईसा
पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व का समय था। इस समय तक हम देखते हैं कि जो मानव की संरचना थी उसमें भी बदलाव होते हैं, उसकी जो पकड़ है औजारों पर वो बेहतर हो जाती है, वो औजार बनाने की कला से वाकिफ हो जाता है, वो जानने लगता है कि किस प्रकार के औजार का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। तो उसकी समझ अब अपने अपने पर्यावरण, अपने वातावरण और अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको लेकर अब बेहतर हो चुकी है। तो उसका हमें एक प्रकाश जो है, उसका जो हमें एक रिफ्लेक्शन जो है वो हमें यहाँ उनके औजारों के अंदर भी दिखाई देता है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव होता है वो ये है कि यहाँ पर लकड़ी एवं हड्डियों का प्रयोग जो था, हड्डियों का प्रयोग औजारों के साथ होने लगता है। ठीक है, जो हड्डियां थी, जो लकड़ियां थी, इनको जो पाषाण से बनाए गए छोटे छोटे औजार थे उनके साथ लगा दिया जाता था, जिससे कि उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहां तो हमने साथ में कर ही दिया कि ये एक छोटे आकार के औजार होते थे। तीसरी जो चीज यहां पर ये है कि ये नुकीले होते थे, या फिर इसको आप कह दें कि ये नोकदार होते थे, धार इनकी तेज होती थी, और ये आकार में छोटे होते थे, ये आकार में काफी छोटे होते थे। तो ये मुख्य लक्षण हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात को हमें अपनी समझ में रखना है कि जब एक काल चलता हुआ आ रहा है और उसके आगे आने वाले काल में अगर बदलाव होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है कि जो पुराने औजार थे या जो पुराने औजार बनाने की जो तकनीक थी वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। तो जो पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाए जा रहे थे, जिस प्रकार से औजार बनाए जा रहे थे वो भी बनते रहे, लेकिन उनके साथ साथ हम देखते हैं कि ये छोटे आकार के जो औजार थे वो भी बहुलता में पाए जाते हैं, उनका भी प्रयोग बहुत अधिक किया जाने लगा। लेकिन जो पुराने औजार थे वो भी काम में लिए जाते थे। इसके बाद का जो समय है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंदर आप देखेंगे कि मानवीय जीवन के विकास में एक प्रकार से जैसे कि एक क्रांति सी ही आ गई। इतने विस्तृत तौर पर इस प्रकार के बदलाव हुए कि एक बहुत ही विकसित संरचना जो थी वो मनुष्य की हो गई, और एक जो मानवीय इतिहास था उसकी शुरुआत हम देखते हैं कि नवपाषाण काल से होना शुरू हो जाती है। नवपाषाण काल के अंदर जैसा कि मैंने आपको मध्य पाषाण काल में बताया कि वहां पर पशुपालन शुरू हो जाता है, तो पशुपालन के साथ साथ नवपाषाण काल के अंदर अब कृषि की शुरुआत हो जाती है। कृषि अहम बन जाती है। तो जब कृषि होगी तो आप समझिए कि औजार जो हैं उनमें भी काफी बदलाव आएगा। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि बहुत ही पैने, नोकदार या धारदार औजार जो थे वो बनाए जाने लगे थे, क्योंकि इसका सीधा संबंध वहां पे होने वाले बदलाव से था। दूसरा, यहां पर हम देखते हैं कि उन औजारों पर पॉलिश की जाने लगी। उन औजारों को बेहतर बनाने के लिए उन पर पॉलिश की जाने लगी। तो पॉलिश किए गए औजार हमें यहां पर मिलते हैं। तीसरा, आप देखेंगे कि यहां पर एक प्रमाण मिलता है, वो है ओखली और
मूसल का, ओखली और मूसल का हमें यहां पर प्रमाण मिलता है, जिसका प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता होगा, अनाज पीसने के लिए किया जाता रहा होगा। इसके साथ साथ हमें यहां पर मृदभांड मिलते हैं। ये जो मृदभांड थे, इनके ऊपर भी अलंकार किए गए थे, तो यहां पे भी हमें एक प्रकार का अलंकरण मिलता है। तो मृदभांड के जो आकार था वो ऐसा नहीं था कि बहुत ही बेहतर हो गया था या फिर वो बहुत विकसित हो गया था, लेकिन हम यहाँ पर एक तरह से काफी मात्रा में हमें मृदभांड जो है वो मिलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चावल, गेहूं और दलहन, दालें भोजन का हिस्सा बन चुकी थी। ये नियमित रूप से इंसान के भोजन का हिस्सा बन चुकी थी। ठीक है, तो ये मुख्य हमें बदलाव जो है इस काल के अंदर दिखते हैं, या इस प्रकार की इस प्रकार के नए विकास हमें इस समय में दिखते हैं। इन विकासों के आधार पर हम देखते हैं कि और भी सामाजिक विकास होने लगे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था, क्योंकि कृषि की अब आप देखें शुरुआत हो गई है। ओखली मूसल का अगर प्रयोग हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि अनाज को पीस रहे हैं और उस पीसे हुए अनाज को अपने भोजन का हिस्सा बना रहे हैं। मृदभांड जो थे वो काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि एक स्थिर जीवन का विकास हो चुका था। पशुपालन भी था और स्थिर जीवन, कृषि भी थी और स्थिर जीवन का विकास यहाँ पर हो चुका था। ठीक है, जब हम कहते हैं कि यहाँ स्थिर जीवन का विकास हो चुका था, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी आदि मानव थे या जितने भी प्रारंभिक मानव थे वो सारे के सारे स्थिर जीवन, उन सभी ने स्थिर जीवन को अपना लिया। जो पुराने तरीके थे आखेट और संग्रहण पर आधारित जीवन व्यतीत करने के, वो भी साथ साथ में चलते रहे। कुछ लोग जो थे, कुछ प्रारंभिक मानव जो थे, वो केवल पशु पालन पर आधारित रह के अपना जीवन वहन करने लगे, लेकिन हम देखते हैं कि एक बड़ी मात्रा में, एक बड़ी संख्या में जो प्रारंभिक मानव थे, उन्होंने अपना जीवन जो था वो स्थिर जीवन जो था वो उसको जीना शुरू कर दिया। ठीक है, स्थिर जीवन की शुरुआत यहां पर हो जाती है। मैं यहां पर कुछ और बदलाव आपको बताऊंगी, उस पर बात करते हैं और उसके बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। ठीक है, तो कुछ बिंदुओं को हम चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो पहला जो मुख्य बदलाव हमारे यहाँ होता है स्थिर जीवन को लेकर, वो है, जैसे कि हमने बातचीत की, कृषि का प्रारंभ। कृषि के प्रारंभ से पूरी तरह हम देखते हैं कि एक अलग प्रकार की, एक नई प्रकार की सामाजिक व्यवस्था जो है वो यहाँ उभर आती है, क्योंकि इसने एक तो स्थिर जीवन को बढ़ावा दिया और साथ साथ में एक सामाजिक जीवन जो था उसको भी बढ़ावा दिया, जिसके अंदर जो आदि मानव या जो प्रारंभिक मानव जो अलग अलग क्षेत्रों में दूर दूर रहा करते थे, उन्होंने धीरे धीरे बस्तियां भी बनाकर रहना शुरू कर दिया। दूसरा जो था वो यहाँ पर पशुपालन था। मध्य पाषाण काल के अंदर आप देखेंगे कि पशुपालन की वहां शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार से पशुओं का दोहन कृषि के लिए किया जा सकता था वो नहीं था। इस समय के मानव को ये ज्ञात हो चुका था कि पशु से और भी, मांस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो हैं उसका उत्पादन किया जा सकता है, जैसे कि उसकी चमड़ी से ऊन बनाया जा सकता है, या
उसकी चमड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में दूध से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो भले घी हो या फिर वो दही हो या दूध का भी प्रयोग जो है वो भोजन के अंदर, उसको आहार में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अब लोग ये भी समझने लगे थे, तो मांस के साथ साथ और भी वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था। दूसरा हम देखते हैं कि इस वक्त में, इस समय में धातु की खोज हो चुकी थी। धातु की खोज हो जाती है, जिसके आधार पर क्या होता है कि जो कृषि है वो और भी अधिक वहां पर बहुत ही लंबे समय तक और बहुत ही विस्तृत तौर पर यहाँ पर बदलाव आने लगते हैं, क्योंकि अब वो अपना खाना बदोशी जीवन रोक कर, पूरी तरह से पेड़ों को काट कर एक स्थायी जीवन की शुरुआत आसानी से करता था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहली जो धातु जमीन पर पाई गई वो तांबा थी। तांबे के साथ बाद में तांबा और सीसा मिलाकर कांसे का भी प्रयोग किया जाने लगा, और इससे बहुत सारे नए नुकीले औजार जो थे वो आए। धातु से बने औजारों का प्रयोग जो था वो अब कृषि के अंदर किया जाने लगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी हमें यहां पर खोज मिलती है, वो है पहिए की खोज। पहिए की खोज मिलती है। ये ज्ञात नहीं है कि इसकी खोज किस प्रकार हुई, किसने कही, इसका कोई भी विवरण हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन पहिए की खोज जो थी वो एक तरह से जो व्यवस्था उस समय बन रही थी, या जिस प्रकार के भी कृषि के अंदर या मानवीय जीवन में बदलाव हो रहे थे, उसको और भी तेज कर दिया। क्योंकि अब चाक पर बर्तन बनाए जा सकते थे, मृदभांड बनाए जा सकते थे। पहिए का प्रयोग जो था वो गाड़ी में लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाने लाने के लिए लगाया जा सकता था। पशुओं को बांधकर उसके साथ साथ हल जोतने के लिए या खेती करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता था। तो ये एक बहुत ही अहम खोज जो थी वो साबित हुई। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आग का जो प्रयोग था वो और भी बेहतर तरीके से किया जाने लगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव जो थे वो आए। इन बदलावों ने किस प्रकार से मनुष्य के या फिर प्रारंभिक मानव के सामाजिक जीवन को बदला, वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक जो बदलाव नया आ रहा था, जिसने मानव विकास या मानवीय संरचना को बदला या मानवीय जो परिस्थितियां थी उनको और बेहतर बनाया था, वो था जलवायु के अंदर बदलाव। इस समय में हम देखते हैं कि जलवायु बहुत ही तेज गति से बदल जाती है। यहां जलवायु में बदलाव होता है। जलवायु जो है वो गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि घास के जो क्षेत्र थे वो बढ़ जाते हैं। जो पशुओं की संख्या थी, पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इससे क्या होता है, जब पशु बढ़ जाएंगे तो आसानी से जो मानव है वो शिकार कर सकता है, उसको खा सकता है, उसका प्रयोग अलग अलग क्रियाओं के अंदर उसका प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे जैसे घास के क्षेत्र बढ़ते चले गए, कृषि का भी विस्तृत तरीके से विकास होने लगा। तो जो स्थायी जीवन था उसमें और भी ज्यादा स्थायित्व आया। लोग जो थे अब आखेट और संग्रहण को छोड़कर अब पूरी तरह से कृषि की तरफ मुड़ना शुरू हो गए। इसी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके साथ साथ हमें आवास के प्रमाण भी मिले हैं। अगर आप हिंदुस्तान में बात करें तो मेहरगढ़ वगैरह, हिंदुस्तान में तो नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि ईरान के बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है मेहरगढ़, जहां पर आपको इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। फिर
और भी इस तरह के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कब्रें मिली हैं, जहाँ मनुष्य के साथ सामान भी रखा जाता था। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। समाज जो था उसमें बहुत ही विस्तृत तौर पर बदलाव आ रहे थे। हम देखते हैं कि आवास के साथ साथ यहाँ पर गांव का उदय हो जाता है। गांव का उदय हो जाता है, लोग आसपास रहने लगते हैं। स्त्री पुरुष कृषि जो है वो दोनों लोग करते हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों लोग काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके प्रमाण जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका की जिस तरह की गुफाएं हैं उसमें जिस प्रकार के भित्ति चित्र वगैरह किए गए हैं, पाषाण पर जिस प्रकार के चित्र उकेरे गए हैं, उससे ये अनुमान लगाया जाता है। और साथ साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक धर्म या फिर धार्मिक विश्वास का भी विकास होता है। धर्म और धार्मिक विश्वास या आस्था का विकास होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो उस समय के प्रारंभिक मानव थे वो डरते थे प्राकृतिक आपदाओं से, और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उनके पास बहुत ही कम संसाधन थे। जिस प्रकार से जो भी प्रकृति के जितने भी आयाम थे उनको उन्होंने पूजना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ कई जगह छोटी छोटी मृण मूर्तियां जो हैं वो भी पाई जाती हैं। ठीक है। और धर्म और विश्वास का अनुमान जो कब्रें मिली हैं उससे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें छोटे बहुत ही निम्न श्रेणी मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पर हमें जिस प्रकार के कर्मकांड हो सकते हैं, जैसे कि मृत शरीर के साथ उसके साथ की या उसकी करीबी चीज़ों को साथ में दफन कर देना, इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि धर्म और या धार्मिक विश्वास का भी उदय इस समय हो गया था। लेकिन ये जितने भी आयाम है, क्योंकि अब मनुष्य के पास जब वो केवल आखेट करता था और केवल संग्रहण करता था, तब हम देखते हैं कि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको किसी न किसी प्रकार से उसको सांस्कृतिक रूप से दर्शा सके। इस समय में हम देखते हैं कि पूरे पाषाण काल में ये हुआ, लेकिन नव पाषाण काल की हमें ये चित्र अधिक मिलते हैं। उससे पहले के काल के भी हमें चित्र मिलते हैं। भीमबेटका हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहां पर जो उनकी कलात्मक एक तरह से जो कला जो उभर कर आती है वो हमें भीमबेटका की गुफाओं से देखने के लिए मिलती है। और वहां से बहुत सारे अनुमान या फिर बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात वहां से पता चलती है वो ये है कि कपड़ा भी बुना जाता था। कपड़े बुनने की भी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे घास वाले क्षेत्र बढ़ते चले गए, कपास की खेती करना शुरू कर दी और उससे फिर कपड़ा भी बुना जाने लगा। लेकिन कपड़ा बुनने का काम केवल स्त्रियां करती थी, पुरुष नहीं करते थे। चाक का प्रयोग, चाक पर बर्तन बनाने का प्रयोग केवल और केवल पुरुष किया करते थे, स्त्रियां नहीं किया करती थी, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी चित्र नहीं मिला है जिसके अंदर स्त्रियां भी इस प्रकार का कोई काम कर रही हों। ठीक है। तो इस प्रकार के निष्कर्ष जो हैं वो निकाले जा सकते हैं और इसका गहन विश्लेषण किया गया है। साथ साथ में जितनी भी वहां पर मृण मूर्तियां मिली हैं उनको पहले कहा गया कि ये सारी की सारी मूर्तियां जो हैं, अगर हम सिर्फ धर्म की यहाँ पर बात करें तो जो मृण मूर्तियां हैं उनको कहा गया कि ये सारी की सारी मातृ देवी हैं। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो बाद के जो इतिहासकार हैं उन सब ने इस तथ्य का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, सारी की सारी जितनी भी मूर्तियां वहां से हमें हासिल होती हैं वो सारी की सारी मृण मूर्तियां मातृ देवी की मूर्तियां नहीं हैं। उसमें से बाकी भी जो दैनिक जीवन था उससे जुड़ी हुई जो
नारियां थी या औरतें थी, उनको भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जितनी भी औरतों की या नारियों से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं वो मातृ देवी भी हों, वो और भी प्रतिमाएं हो सकती हैं जिसका किसी ना किसी प्रकार से निष्ठा जुड़ी हो या किसी परंपरागत तरीके से जिनका निर्माण किया गया हो। तो जरूरी नहीं है वो सारी की सारी प्रजनन की जो क्षमता थी उसका निर्देशन करती हूँ। मात्र देवी की मूर्तियां इसलिए कहा गया कि उस समय में जिस प्रकार से जितने भी प्राकृतिक आयाम थे उनको बहुत ही अहम माना जाने लगा और उसके आधार पर ही धर्म का विकास होता है, तो प्रजनन जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज को जीवंत रखने के लिए। तो जितनी भी मूर्तियां स्त्रियों की पाई गई उनको मातृ देवी कहा गया। लेकिन इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि सारी की सारी मूर्तियां जो थी वो केवल प्रजनन की ओर ही अंकित नहीं करती, वो दूसरे विश्वास, दूसरे आयामों की तरफ भी हमारा ध्यान लेकर जाती हैं। ठीक है, तो ये एक आप देखेंगे कि ये एक हमने यहाँ पर समझ बनाई कि किस प्रकार का पाषाण युग था और पाषाण कालीन सभ्यताएं जो थी या फिर पाषाण कालीन जो बदलाव थे वो किस प्रकार के थे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, क्योंकि जब अंग्रेज ये कह चुके थे कि हिंदुस्तान में या फिर हिंदुस्तान के आसपास का जो भी क्षेत्र है, पूर्व के जो क्षेत्र हैं, वहां पर सभ्यताएं कभी नहीं रही। वो कहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो सभ्य नहीं हैं, यहाँ सभ्यताएं नहीं पनपी। और एक इस प्रकार के उत्खनन की शुरुआत होती है जिसके अंदर विश्व की जो सबसे पहली सभ्यताएं थी उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का नाम शुमार हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। 1853 के अंदर हम देखते हैं कि भारतीय पुरातत्व के जो पिता माना जाते हैं, जिनको अलेक्जेंडर कनिंघम, वो इस उत्खनन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो अलेक्जेंडर बर्न्स थे वो आए, और सबसे पहले क्या होता है कि शुरुआती 1830 के आगे का जो दशक होता है उसी के अंदर जब रेलवे की तैयारी हो रही है और रेलवे के लिए वहां पे लाइन डालने के लिए वहां से खुदाई वगैरह की जा रही है, ठीक है, तो पता चलता है कि भाई यहाँ से कुछ इस प्रकार की मिट्टी के बर्तन या ईंटें वगैरह कुछ पाई गई हैं जो कि अलग प्रकार की हैं, जो एक किसी संरचना को दर्शित करती है या संरचना की ओर अंकित करती है। तो शुरुआती दौर में सबने कहा कि ये कितनी ही पुरानी होगी, ये ज्यादा से ज्यादा 200-250 साल से पुरानी नहीं होंगी। उसके बाद जब कनिंघम आते हैं तो वो 1872 के अंदर, पहले 1853 में हड़प्पा पहुंचते हैं, वहां देखते हैं, तब उनको लगता है कि शायद ये बहुत महत्व की चीज नहीं है। लेकिन 1872 में जब और भी सामान वहां से मिलना शुरू होता है और भी कुछ ईंटों के या फिर मृद भांडों के टुकड़े मिलना शुरू होते हैं, तो वो 1872 में फिर जाते हैं और देखते हैं कि भाई देखें कि ये क्या है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेलवे लाइन बिछाने के समय पर वहां पर बहुत सारी मोहरें, ईंटें, बहुत सारे मृद भांडों के टुकड़े वगैरह मिलते हैं, और जिसके बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, ये किसी बड़ी सभ्यता के अवशेष हैं, ये कोई 200 साल या 250 साल पुरानी सभ्यता नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत पुराने दिखाई देते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि उन ईंटों का जो प्रयोग है वो रेल रोड बनाने के लिए किया गया। कराची से लाहौर तक की जो रेलवे लाइन बिछाई गई उसके अंदर भी हड़प्पा से निकली हुई ईंटों का प्रयोग उस रेलवे लाइन को बिछाने के लिए किया गया। उसके बाद हम वहां पे देखते हैं कि कनिंघम जब वहां से लौटते हैं तो अपने साथ वहां से कुछ ईंटें लेके आते हैं, कुछ मृदभांड लेके आते हैं और मोहर लेके आते हैं, जिनको फिर टेस्ट किया जाता है और पता चलता है कि ये केवल 200-250 साल पुरानी नहीं, लगभग हजारों साल पुरानी होगी। तो यहां से हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इसकी जो मुख्य शुरुआत मानी जाती है वो 1924 से मानी जाती है। जॉन मार्शल के काल में हम देखते हैं व्यापक स्तर पर
हड़प्पा का जो स्थल है, हड़प्पा का जो केंद्र है, वहां पर खुदाई करवाई जाती है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो जानकारी है जॉन मार्शल द्वारा शुरू करवाए गए उत्खनन के कार्यों से ही हमें प्राप्त होती है। इसका अनुमान हम कनिंघम के समय में हम देखते हैं कि मिल जाता है, लेकिन 1924 के अंदर जो डायरेक्टर बनते हैं पुरातात्विक विभाग के जॉन मार्शल, जनरल जॉन मार्शल, उनके द्वारा जो उत्खनन कार्य होता है हड़प्पा के अंदर और मोहनजोदड़ो के अंदर, तब वहां से हमें एक सभ्यता उभरती हुई वहीं से हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता को समझा गया है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास के अंदर पहली नगरीय क्रांति या पहली नगरीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर इसका हम समय काल लिखें तो 2500 बीसी या फिर ईसा पूर्व से 1800 बीसी या ईसा पूर्व माना जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि पहले इसको नगरीय व्यवस्था या फिर नगरीय क्रांति की तरह माना जाता है। इसको नगरीय क्रांति कहने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड जो है वो कहते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी या नगरीय व्यवस्था यहां पर बनती है। अच्छा, अब किसी भी व्यवस्था को या किसी भी क्षेत्र को किस आधार पर कहा जाता है कि वो नगरीय है या फिर वो नगरीय नहीं है, किस आधार पर इसका आंकलन किया जा सकता है? नगरों को नगर कब कहा जाएगा? नगरों को नगर कहने के लिए कुछ कुछ आधारभूत ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर नगरीकरण या फिर नगर को हम परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले वहां पे व्यवसाय जो हैं उनकी बहुलता होती है। ठीक है, उसके बाद वहां पे हम देखते हैं कि लिपि या भाषा का उदय हो चुका होता है या भाषा का प्रयोग होता है। लिपि और भाषा को, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि और भाषा है, इसको हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिपि और भाषा का प्रयोग उस वक्त नहीं होता था। उसके साथ साथ वहां पर स्थापत्य होना चाहिए। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य से तो सभी लोग वाकिफ हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि वहां पर कुछ मूलभूत सामाजिक, साथ साथ में आर्थिक परिवर्तन होने चाहिए। ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन साथ साथ में होने चाहिए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई व्यवस्था या कोई क्षेत्र वहां नगरीकरण हुआ है या नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लक्षण हैं या उसका जो नगरीकरण है उसको हम और विस्तार से अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहां पर ये हुई। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो नगरीय व्यवस्था है इसको गॉर्डन चाइल्ड या फिर इसको और भी विस्तृत तरीके से अगर हम समझें, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था के क्या लक्षण थे, तो हम उसके लगभग 10 लक्षण जो हैं वो इतिहासकार बताते हैं। उन लक्षणों को हम समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम हड़प्पा सभ्यता के जितने भी केंद्र हैं उसमें होने वाले परिवर्तन या वहां के जो मुख्य तथ्य थे उनको जानेंगे, तो उसके लिए पहले बहुत जरूरी है कि हम एक जनरल आइडिया हमारे पास हो, एक विस्तृत आधार जो है इस समझ का हमारे पास हो। ठीक है, तो जैसे मैंने यह आपको 4 मुख्य बिंदु बताए, तो हड़प्पा सभ्यता में ये हड़प्पा सभ्यता के परिप्रेक्ष्य से कौन कौन से बिंदु किस प्रकार से या किस परिस्थिति में या किस दिशा में हमें ये देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना। अच्छा,
तो पहला हमें जो यहां पर वो मिलता है कि जो गांव है या जो जो भी क्षेत्र थे, ठीक है, या फिर इसको अभी हम गांव ही लिख सकते हैं, गांव जो थे वो बड़े आकार के होते थे, आकार के होते थे, और यहां सघन जनसंख्या होती थी। आज के समय में हम जनसंख्या को बहुत ही फॉर ग्रांटेड तरीके से लेते हैं, बहुत ही आम तरीके से लेते हैं, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम था किसी भी क्षेत्र विशेष को, किसी भी क्षेत्र विशेष के विकास का। जहाँ जनसंख्या होती है वहाँ पर उत्पादन बढ़ता है, जब उत्पादन बढ़ता है तो व्यवसाय बढ़ते हैं, व्यवसाय बढ़ते हैं तो बाहरी जितने भी क्षेत्र हैं, आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों से संबंध जो है वो विकसित होते हैं। तो ये एक सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा हम देखते हैं कि यहां पर सामाजिक अधिक्रम था। जब एक बड़ी जनसंख्या एक साथ रहती है तो वहां पर एक अधिक्रम बन जाता है। अधिक्रम जैसे कि अगर आप भारतीय व्यवस्था के अंदर जाति व्यवस्था को देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार का अधिक्रम हम नहीं देखते, लेकिन एक अधिक्रम था, एक शासक वर्ग था और एक ऐसा वर्ग था जिस पर शासन किया जाता था। तो हमें यहाँ पर सामाजिक अधिक्रम देखते हैं। और ये अधिक्रम हम किस प्रकार से देखते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि कर की उगाही की जाती थी। कर की उगाही की जाती थी। वो किस प्रकार की जाती थी? शासक वर्ग जो था वो बाकी के दूसरे जो हिस्से थे समाज पर, समाज को सुरक्षा देता था। शासक जो था वो समाज को सुरक्षा देता था। आप जानते ही हैं कि हड़प्पा के अंदर क्योंकि सघन जनसंख्या वाले थे और वहां बहुत सारे व्यवसाय होते थे, व्यापार भी होता था, तो उन सभी लोगों को सुरक्षा की जरूरत थी। तो शासक वर्ग समाज को सुरक्षा देता था और समाज शासक वर्ग को क्या देता था? कर, टैक्स देता था। टैक्स क्या होता था? अधिशेष का हिस्सा। टैक्स जो होता था अधिशेष का हिस्सा, मतलब जितना भी अनाज बोया गया या जितना भी उत्पादन हुआ उसका जो अधिशेष है, जो सरप्लस है, उसका एक हिस्सा जो था वो राजा को टैक्स के रूप में या राजस्व के रूप में दिया जाता था। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसको मिटा देती हूँ थोड़ी जगह बनाने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर भव्य सार्वजनिक भवन दिखते हैं। भव्य सार्वजनिक भवन का मतलब है कि बड़े बड़े सार्वजनिक स्थापत्य बनाए गए या भवन बनाए गए, जैसे कि आप देखेंगे जहां पर आहार का या भोजन का संग्रहण किया जाता था। वो इतना बड़ा था, उसके लिए अनुमान लगाया जाता है या जो इतिहासकार हैं उनके आधार पर वहां पर राजस्व का जो ये अधिशेष का हिस्सा था, राजस्व को वहां पर रखा जाता था उन सारी की सारी ग्रैनरीज के अंदर। तो बड़े बड़े सार्वजनिक भवन बनाए गए, बहुत बड़ा स्नानागार बनाया गया जहां पर यदि कोई कर्मकांड होता है या इस प्रकार का कोई अनुष्ठान किया जाता है तो उसके लिए प्रयोग किया जा सके। यहां पर हम देखते हैं पांचवा, लेखन कला का विकास हो जाता है। लेखन कला का यहां पर विकास हो जाता है। साथ साथ में अंक गणित बन चुका है, क्योंकि सामान को तोलने वगैरह के लिए हमें अंक दिखते हैं। यहां पर ज्यामिति या ज्योमेट्री, खगोल विज्ञान जो था उसके भी हमें यहां पर प्रमाण मिले हैं। और दूसरे भी जितने व्यवहारिक विज्ञान थे, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले जो वैज्ञानिक
तर्क थे उनका भी हमें यहाँ पर विकास दिखता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर कलात्मक अभिव्यक्ति भी हमें दिखाई देती है। जैसे कि आप देखेंगे कि तांबे से या कांसे से बनी हुई मूर्तियां हैं, लकड़ी से बने हुए मूर्तियां हैं, मृदभांड हैं, इस प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति भी हमें मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर लंबी दूरी के व्यापार का प्रमाण मिलता है, जो कि मेसोपोटामिया, मिस्र और इन सब क्षेत्रों में होने वाली जो उस समय व्यापक जो सभ्यताएं थी उनके साथ भी इसका संबंध हमें दिखता है। उसके साथ साथ नौवा जो है एक निश्चित क्षेत्रफल था, एक निश्चित क्षेत्रफल था। जो शहर थे, जो गांव थे, वो एक निश्चित क्षेत्रफल में थे। जो पूरी सभ्यता थी उसका भी एक अपना क्षेत्रफल था। अब आप सोचेंगे कि ये क्षेत्रफल जो है वो किस प्रकार से इसका आंकलन किया जाता होगा। किसी भी एक क्षेत्र का या किसी भी एक केंद्र का आंकलन इस आधार पर किया जाता है कि जो भी एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है, ये उसका केंद्र अगर हम मान लें या बिंदु मान लें, जरूरी नहीं है केंद्र यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन जहां जहां पर इस केंद्र का प्रभाव हमें दिखेगा वहां वहां तक वो सभ्यता फैली है या फिर वो शहर फैला हुआ है। जैसे ही अगर आप अपने शहर से जब बाहर जाने लगते हैं तो क्या होगा, बहुत सारे जो प्रतीक हैं शहर के वो कम होते चलेंगे या फिर दूसरे शहर के प्रतीक जो हैं वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक क्षेत्र है, क्षेत्रफल जो था केंद्रों का या सभ्यता का, इस प्रकार से इसका आंकलन किया जाता था। और साथ साथ में हम यहाँ पर देखेंगे 10वां जो है कि यहाँ पर एक शासक वर्ग भी था। यहाँ पे जो हमने शासक वर्ग की बात की है वो सामाजिक अधिक्रम और कर उगाही में की है, लेकिन एक शासक वर्ग भी था। शासक वर्ग का आंकलन इस प्रकार से किया जाता है कि जितने भी हड़प्पा के केंद्र थे उनको किसी ना किसी प्रकार से उनका विभाजन हुआ था। अधिकतर जो केंद्र थे वो उनको 2 हिस्सों में विभाजित किया गया, लेकिन कुछ कुछ केंद्र थे जिनको 3 हिस्सों में भी विभाजित किया गया। पहला जो हिस्सा था वो ऊपरी स्तर पर होता था या ऊपरी तल पर बनाया गया होता था, जिसके अंदर शासक वर्ग निवास करता था। उनके जो निवास स्थान थे वो और भी बेहतर तरीके से हमें वहां पर दिखते थे, या फिर उनकी जो स्थिति थी वो और भी बेहतर होती थी। तो इस आधार पर और जो आम जनता या फिर जो सामान्य लोगों के रहने के जो घर थे उसके और उनके आवास स्थल और जो शासक वर्ग था उनके आवास स्थल के अंदर भी हमें एक दूरी या एक गैप दिखता है, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कुछ जो लोग थे वो शासक वर्ग की तरह अपना जीवन वहन करते थे। ठीक है, तो ये मुख्य हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हैं। इसके अंदर मैं आपको कुछ क्लैरिटी यहाँ पर लाना चाहूंगी। हड़प्पा सभ्यता को पहली नगरीय क्रांति कहा जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि जितने भी केंद्र थे इस सभ्यता के वो सारे के सारे शहर थे, ये बिल्कुल एक गलत है। मतलब इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं हो सकती, ऐसा कोई भी विकसित क्षेत्र या फिर एक व्यवस्था नहीं हो सकती जिसके अंदर केवल और केवल सभी शहर हो। जब हम शहर की बात करते हैं तो हमने बात की थी, आपको अगर ध्यान होगा, कि व्यवसायों की बहुलता होती है। अगर आप शहरों को आज के वक्त अपने समय के भी शहरों से अगर जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो शहर है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शहर में नहीं बनती हैं, उसको जरूरत होती है गांव की। जैसे कि अगर कृषि को अगर आप देखेंगे, भोजन का उत्पादन जो है वो गांव में किया जाता है, लेकिन उसको बेचा जो है वो शहरों में आकर जाता है। तो जो पारस्परिक एक संबंध जो था शहरों और गांवों के बीच में वो देखा जा सकता है। अधिकतर जो केंद्र हमें मिलते हैं वो गांव ही थे, लेकिन बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि वहां पर बहुत सारे विकसित
नगर भी थे, इसीलिए इसको नगरीय क्रांति या पहली नगरीय व्यवस्था जो है हिंदुस्तान की कहा जाता है। लेकिन एक बड़ी संख्या के अंदर गांव भी जो है हमें मिलते हैं, जैसे कि जो शहर थे, शहर और गांव के बीच में एक पारस्परिक संबंध जो था वो रहता था। गांव से शहर जिस प्रकार से अनाज आता था और शहर से गांव की तरफ और भी बहुत सारी चीजें जो थी वो जाती थी, भले वो मनके हों या फिर औजार हों या किसी भी तरह के इस तरह की आइटम्स, ठीक है। तो ये एक तरह से इन दोनों के बीच में एक पारस्परिक संबंध बना रहता था। गांव और शहर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, बिना शहरों के बिना गांव के शहर का अस्तित्व हो नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि एक विस्तृत आधार पर हड़प्पा के अंदर हमें गांव भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने जितने भी आयाम थे हड़प्पा सभ्यता के, उस पर हमने आज बातचीत कर ली, ठीक है। आखिरी जो चीज मैं आपको यहाँ पर बात करना चाहूंगी वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है, ये मैं आपको पहले ही बताना चाहती थी। हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है इस पर भी काफी विवाद होते हैं। इस पर कहा जाता है कि इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, इस आधार पर इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ये पुरातात्विदों द्वारा बनाई गई एक तरह से एक ट्रेडिशन है, एक इस तरह का एक परंपरा बन गई है, जिसके आधार पर जब भी उत्खनन होता है और उत्खनन में सभ्यता का जो सबसे पहला क्षेत्र पाया जाता है, उसके आधार पर ही पूरी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। दूसरा जो तर्क दिया जाता है कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केंद्र विकसित हुए या फिर उत्खनन में पाए गए वो घग्गर हाकरा, जो नदियों का पूरा सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द पाए गए, जिसको सरस्वती नदी से भी जोड़ा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाए कि केवल सिंधु नदी से ही इसको क्यों जोड़ा जाए? तो क्योंकि शुरुआती दौर में जितने भी स्थल पाए गए वो सिंधु घाटी के क्षेत्र में पाए गए, इसलिए इसको सिंधु घाटी से जोड़ा गया। और बाद का जो समय था उसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्र जो थे वो घग्गर हाकरा का जो पूरा नदियों का पूरा एक सिस्टम जो है वहां पर मिलते हैं। साथ साथ में कुछ लोगों ने इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा, ब्रोंज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा, क्योंकि इस समय में हम देखते हैं कि कांसे का प्रयोग बहुत ही विस्तृत तौर पर किया जाने लगा। कांसा जो है वो तांबे और तिन को मिलाकर बनाया जाता है, इसीलिए जो ताम्र युगीन सभ्यताएं थी उसके साथ भी इसको बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर और भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पहला विचार है जिसके अंदर के हो सकता है कि ये जो है ये भारतीय सभ्यता ना होकर ये एक बाहरी सभ्यता है, ठीक है। ये मेसोपोटामिया से, मिस्र से आई हुई सभ्यता है। तो मैं आपको बस आपके इंटरेस्ट के लिए एक छोटा सा आपको तुलना करके बताती हूँ कि किस प्रकार से जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये स्थापित किया कि नहीं, हड़प्पा जो सभ्यता है वो इसी पृष्ठभूमि की सभ्यता है, ये किसी बाहरी क्षेत्र या बाहरी सभ्यता से लाई गई सभ्यता नहीं है। अगर आप मेसोपोटामिया और अगर हड़प्पा को तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां जो नगर योजना थी, नगर योजना का मतलब है जिस प्रकार से घर और गलियां वगैरह बनी हुई थी वो बहुत ही बेतरतीब थी। जबकि यहां जो नगर थे वो जाल की तरह बिछे हुए थे, वो एक जाल की तरह बिछे हुए थे और बहुत ही सुसंगठित रूप से नगर व्यवस्था बनाई गई थी। यहां ईंटों का प्रयोग जो था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। हड़प्पा के अंदर हमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग भी मिलता है,
ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगह पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, गांव के अंदर हम कच्ची ईंटों का भी प्रयोग देखते हैं, लेकिन हमें लगभग पकी हुई ईंटों का प्रयोग बहुत ही विस्तृत तौर पर वहां मिलता है। यहां पर हम देखते हैं कि यहां मंदिरों के प्रमाण हैं, यहां पर मंदिरों के प्रमाण हैं। हड़प्पा सभ्यता का ये एक बहुत ही अहम बिंदु है कि यहां हमें किसी भी प्रकार के मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते। यहां हमें मंदिरों के प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिलते। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट, यहां जल निकासी जो व्यवस्था थी वो थी ही नहीं। जल निकासी की व्यवस्था हमें यहां नहीं मिलती। हमारे यहां अर्थात हड़प्पा में यहां जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही सुसंगठित रूप से बनाई गई थी, या बहुत ही आप कह सकते हैं कि विकसित थी। ठीक है, तो यदि ये सभ्यता यहां से आएगी तो कुछ ना कुछ जो यहाँ के नगर योजना थी, जो यहाँ की व्यवस्था थी, उसके कुछ ना कुछ प्रमाण तो हमें यहाँ मिलने चाहिए। तो हमें किसी भी प्रकार के यहाँ के जो प्रमाण थे या यहाँ की जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के लक्षण है वो हड़प्पा में नहीं दिखाई देते। इसलिए इतिहासकारों का मानना, इतिहासकारों ने ये सिद्ध किया कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कोई बाहर से आई हुई सभ्यता नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की ही सभ्यता थी। ठीक है, अब आखिरी चीज इसके बाद मैं आपको बता देती हूं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हम किस प्रकार से देखते हैं। अगली कक्षा के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों और उनके लक्षण पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बस आपको एक दृष्टिकोण दे देना चाहती हूं कि किस प्रकार से हम हड़प्पा सभ्यता को या उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी अभी तक के उत्खनन हुए हैं उसके आधार पर उत्तर की तरफ सबसे उत्तर में पाया जाने वाला क्षेत्र, सबसे दक्षिण में, सबसे पश्चिम में और पूर्व में पाए जाने वाले क्षेत्र हैं, उसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, और उसके बाद विस्तृत तरीके से हम अगली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे उत्तर में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और यह है पूर्व। तो सबसे ऊपर जो यहां पाया जाता है क्षेत्र वो है मांडा। ये चिनाब नदी के किनारे है। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, जहां जहां मानव विकास हुआ, वो सारे के सारे विकास जो थे वो नदी के आसपास रहे, नदी के इर्द गिर्द रहे, क्योंकि जो जल है वही जीवन है, ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो जल जो है वो सभ्यता को विकसित करने में मदद करते हैं। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे, पूर्व के अंदर आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण के अंदर है आपका दाइमाबाद, ये गोदावरी नदी के किनारे है। और पश्चिम में है आपका सुतका गिंडोर, ये एक सहायक नदी दशक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। इसके केंद्रों को, उन केंद्रों के जो मुख्य तथ्य हैं, उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है या जो समझने वाली चीजें हैं, उनके बारे में हम अगली कक्षा में बातचीत करेंगे। आशा है आपको जितनी भी आज हमने बातचीत की वो सब समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हैं, आपके प्रश्न हैं या कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जबकि हम इस पर विस्तार से और आगे बातचीत करेंगे, तो आप हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या फिर प्रॉस्पेक्ट IAS की जो ऑफिस है वहां से आप बात कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। स्वस्थ